हेलो गाइस, और हम लोग केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पे। एक टॉपिक ये हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है ना। ये तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है। देखो, मेटल क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। अब यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस तरीके से, ये होती इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस जैसा हर कोई बनना चाहता है स्टेबल, 288 के फॉर्म में रहना चाहता है। इतना हमारे काम का, 288 के फॉर्म में रहना चाहता है। आइए देखते हैं मेटल। मेटल में देखो एक है 11, मतलब 281, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, 288 के फॉर्म में रहना है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए Na पर प्लस आता है। मैग्नीशियम का देखो 12 होता है, 282, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। एल्युमिनियम यानी जो 8 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो दे देते हैं, ठीक है ना, दे देते हैं। और नॉन मेटल में क्या होता है, देखो ये 5 है, 2 और 5 है, 7 का मतलब 2 और 5, तो भाई 5 देगा नहीं, भाई सुनो तो 8 चाहिए इसको, 5 है तो बताओ 3 क्या है, 3 का देना लेना आसान है, ठीक है ना, 3 का लेना आसान है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है पहली चीज़। अब ध्यान से देखिएगा, ये नाइट्रोजन होता है, नॉन मेटल सारे के सारे हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब देखो 7 का मतलब क्या है, 2 और 5, भाई 288 में होना चाहिए, 2 और 5। अब 8 में जाए, ये 5 है, 8 में जाने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो फिर ये 2 में जाने के 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। 5 और 8 में देखो 3 इलेक्ट्रॉन करीब है, इसी तरह 2 और 6 में 2 लेगा और 7 में 1 लेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि देखो Na है तो Na का 281, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर क्या आएगा चार्ज, जो देता है प्लस। क्लोरीन 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए 8 बनाने के लिए, तो देखो 288 हो जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं Na ने पूरा इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने पूरा इलेक्ट्रॉन लिया। इसे ही कहते हैं आपका आयनिक बॉन्ड, कि जब 1 इलेक्ट्रॉन पूरा देता है और 1 इलेक्ट्रॉन पूरा लेता है। लेकिन अगर कोई शेयर कर ले कि आधा तेरा आधा मेरा, कि मैं आधा दूंगा और आधा तू देगा, तो इसे कहते हैं, हम लोग देखेंगे कि इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख लो, Mg का देख सकते हो, तो Mg का क्या होता है आपका, Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा और क्लोरीन को 1 चाहिए, तो मतलब 2 क्लोरीन लेकर आओ, भाई 1 Mg का 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को देगा, तो ये Mg पर +2 और क्लोरीन 2 हो जाएगा, MgCl2 बनता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो आइए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने नोट डाउन की हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आप देख सकते हो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एक चीज़ देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, भाई जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो प्लस और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो माइनस, ठीक है ना, वो माइनस, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब भी प्लस और माइनस होता है, जब भी प्लस और माइनस होता है तो प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स लगता है, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बताओ ये हार्ड होंगे, भाई ज़्यादा अट्रैक्शन है ज़्यादा मजबूत होगा, तो हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे। अब बताओ अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या आप आसानी के साथ बॉन्ड को तोड़ पाओगे, बॉन्ड को तोड़ नहीं पाओगे, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है कि ये जो सॉल्यूबल वाटर के अंदर, क्योंकि देखो इस पर चार्ज है प्लस और माइनस, इसे कहते हैं पोलर। वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है, तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, और किस में डिसॉल्व नहीं होता, केरोसिन वगैरह में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मूवमेंट। भाई कोई भी चीज़ पानी में मूवमेंट कब करती है, जब उसके अंदर आयन होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा है, एसिड बेस साल्ट में भी पढ़ेंगे और पढ़ा भी होगा कि एसिड के अंदर आयन होते हैं, बेस के अंदर आयन होते हैं, साल्ट के अंदर आयन होते हैं, वो लोग मूवमेंट पानी में करते हैं, कंडक्शन करते हैं। लेकिन ये सॉलिड में क्या होता है, भाई रिजिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड में एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, बधा हुआ होता है, तो कोई भी आयन सेपरेट नहीं होते, इसलिए मूवमेंट नहीं होता। लेकिन मोल्टेन का मतलब क्या होता है, पिघला हुआ, और पिघले में क्या होती है, हीट होती है। अब खुद सोचो, अगर आप हीट दोगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये आयन प्लस वाला अलग हो जाएगा, माइनस वाला अलग हो जाएगा, तो मूवमेंट करने लगेगा ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार रीड कर सकते हो, पूरा का पूरा पैराग्राफ ये वाला आप रीड कर सकते हो, ठीक। आइए कार्बन की कहानी देखते हैं। तो कार्बन क्या होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है, भाई 2 और 4, ठीक है ना। अब कुछ सोचो, कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, तो फिर C4 +4 बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है -4 बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई आपको, तो यहाँ पर एक रीज़न दिया हुआ है कि अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो क्या होगा। तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, किया होगा। अगर वो C+4 कैटायन है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो आपको क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो आपने दे दिया लेकिन प्रोटॉन बचा हुआ है, तो प्रोटॉन को होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन कितना हुआ, 6 ही रह गया, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो कार्बन के पास क्या चीज़ होती है, तो कार्बन कहेगा मैं शेयरिंग से बॉन्ड बनाता हूँ। शेयरिंग, तो उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है वो उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। शेयरिंग से जो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है।
अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आप देखोगे, देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको और कितना चाहिए 1, इसीलिए वो एक बॉन्ड शेयर करता है। कार्बन का 2 और 4, इसको चाहिए कितना 4 इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन का 2 और 5 होता है, तो इसको चाहिए कितना 3, इसलिए 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन का 2 और 6 होता है ना, 8 होता है 2 और 6, इसको 2 चाहिए तो 2 बॉन्ड बनाता है। और फ्लोरीन का कितना चाहिए 2 और 7 होता है तो 1, क्लोरीन का भी 1, तो फ्लोरीन हो ये 1 चाहिए। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं भाई, हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1, तो ये इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, आपस में देखो शेयरिंग से बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 चाहिए था, तो ऑक्सीजन आपस में शेयर करके डबल बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो 2 बन जाएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट का मतलब या तो 2 के फॉर्म में हो, या तो ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, लेकिन नॉर्मली देखो ये 2 के फॉर्म में है, तो देखो इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, शेयरिंग कर लिया, ठीक। अब 8 देखो 2 2 4 4 4 8, इसका भी 8, इसका भी 8, ठीक है ना। इसका नाइट्रोजन को देख लो NH3, नाइट्रोजन 3 चाहिए तो 3 बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कार्बन का अलग अलग रूप जो होता है। देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देना है, शेयरिंग से बनाता है, वो चीज़ आप लोग देख चुके हैं। सिंपल कार्बन भी होता है, मेथेन होता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड इसके बनते हैं, बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ होते हैं, और बहुत सारी लंबी लंबी चेन होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या यहाँ पर हैं कि देखो सबसे पहले कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम, उसे क्या कहते हैं, कार्बन गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कार्बन की एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग एबिलिटी होती है अलग अलग मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाने की। या फिर कार्बन में आपस में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसे कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी लंबी लंबी चेन बना सकते हैं, ठीक है, डबल सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। और कार्बन सिंगल है तो सैचुरेटेड कहेंगे, और कार्बन डबल है या ट्रिपल है तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड कहेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कहेंगे नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट, ये कोई भी और दूसरा एलिमेंट नहीं होता जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। सिलिकॉन का हो सकता है कि 8 तक जा सकता है, देखो SiH8, हाइड्रोजन विच हैव 8 चेन, यानी 7 या 8 तक जा सकता है सिलिकॉन, बट ठीक है ना, लेकिन बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्टिव क्यों होगा भाई, बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। अगला पॉइंट आपको ध्यान के रखना है, कार्बन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए आपस में लिंक करके बहुत लंबा असर्शन रीजन में बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। अगली चीज़ क्या होती है, ये देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए अगर किसी को बाइंड करना है तो 4 वैलेंसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। CH4 देख लो 4 वैलेंसी है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते। या CO2 भाई ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, या CCl4 क्लोरीन के साथ बनाता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक बार इस लाइन को, ये पैराग्राफ एक बार आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। उसके बाद सैचुरेटेड मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड होते हैं, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड होंगे, ये चीज़ सबको पता होगी, ठीक है ना। बाकी ये चीज़ तो आपको आती होगी, एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, एन इन का फर्क क्या होता है वो देखो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आइसोमर ये चीज़ आप देख लो। दूसरी चीज़, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तब भी इसे सैचुरेटेड माना जाएगा। रीज़न क्या है, हमने कहा था कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तब अनसैचुरेटेड होगा, लेकिन ये तो कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप आइसोमर इसका देख सकते हैं, आइसोमर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आइसोमर के ऊपर, तो आपको किसी भी तरीके से देखो आइसोमर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम हो, फार्मूला यानी फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर देखो अलग हो, ठीक है ना। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपको आइसोमर जो है, आइसोमर इस तरीके से आपको ध्यान देना है। पहले देखो 4 कार्बन के हमने पहले क्या किया भाई, 4 कार्बन एक सीधी चेन बना दी। अब जो भी हाइड्रोजन होगा, देखो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान सुनना, ये कार्बन एक तरफ बाइंड है, इसका मतलब 3 फ्री हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस वाले कार्बन को देखो, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, बचे कितने 2 हाइड्रोजन लगा दो, ये भी 2, और इसके आपके 3 हो जाएंगे ना, क्योंकि एक तरफ ये देखो आपका फ्री हुआ है, ठीक। तो ये 4 कार्बन हमने सीधा सीधा बना दिया। दूसरे में क्या करेंगे, एक बार 3 कार्बन सीधा बनाएंगे और एक कार्बन को यहाँ लगा देंगे। कोई ये मत कहना सर यहाँ पर लगा दें, भाई यहाँ पर लगाओगे तब भी तो यही चीज़ हो जाएगी, बस खाली बॉन्ड क्या होगा, ऐसे है तो इसको सीधा कर दो भाई। अगर अभी ऐसे बॉन्ड मान लो यहाँ पर है, इसको सीधा करो, लेकिन इसको नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होना चाहिए। 5 वाला पूछने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो 5 में क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन की एक सीधी चेन बनाएंगे, उसके बाद 4 कार्बन की बनाएंगे, उसके बाद 3 कार्बन की बनाएंगे, तो देखो 3 आइसोमर बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, 5 कार्बन वाले पे 3, एक बार 5 की चेन, एक बार 4 की चेन, और एक बार 3 की चेन। बाकी एक यहाँ डाल दो, यहाँ लगाओ, यानी इस कार्बन पे लगाओ चाहे इस कार्बन पे लगाओ, बात एक ही, क्योंकि जब आप इस पे लगा दोगे इधर से भी दूसरे नंबर पे, और इधर लगाओ तब भी दूसरे नंबर पे, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, ठीक है ना, ये दोनों बात एक ही है, ठीक। और एक बार जब 3 पे लगाएंगे तो आप देखो यहाँ पर भी ये लगाएंगे। अगर मान लो आप एक कार्बन को इधर लगाते हो फिर वही बन जाएगा, यानी 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगली चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर देखो आप कि देखो हमने क्या देखा था अभी, सीधी चेन भी देख ली,
बेंड चैन भी यानी देख लिया। उसके बाद हम क्या देखें, साइकिल। साइकिल में देखो ये साइकिल 6 कार्बन की साइकिल होती है ना, साइकिल। तो 6 कार्बन की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे बनाना है साइकिल एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। और बेंजीन का आपको देखना है, यानी आप एक बार यहाँ पर देख लो कि साइकिल अगर बनाना है आपको तो क्या करोगे, एक बार साइकिल तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे 6 बना लेंगे। ये जो 6 बनाना सबको आता है 6, है ना, तो कोई गलती नहीं होगी भाई। एक कार्बन यहाँ, 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 देखो 6 कार्बन हो, कार्बन कार्बन पुट कर दो तो सेम स्ट्रक्चर देखो यही वाला आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको भूल नहीं पाओगे, आसानी के साथ आपकी गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है ना गलती नहीं होगी, ठीक। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब अच्छा, हाइड्रोजन की जो बात आती है तो कहेंगे देखो चलो इस कार्बन को ध्यान दो भाई, एक कार्बन एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन इसमें, कितने भाई, देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इधर एक इधर, तो बचा कितना 2। तो देख लो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ऐसे ही सब पे होंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है। बेंजीन में क्या होता है, मान लो यही 6 होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, यानी एक डबल बॉन्ड देखो यहाँ पर है तो एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और बेंजीन कैसी होती है, अनसैचुरेटेड होती है लेकिन साइक्लिक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आपका क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप फंक्शनल ग्रुप को रट लो। एल्कोहल में OH होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है। देखो कॉमन क्या है समझना, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, सब में कॉमन है। अगर एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, Al एल्डिहाइड। अगर मान लो दोनों तरफ आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है, दोनों तरफ क्या है, कार्बन के ग्रुप हैं, ये क्या हो जाएगा, कीटोन। यानी हम ये कह सकते हैं कीटोन हमेशा बीच में होता है। और अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, ये अपने मेजर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज में 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, यानी अगर ये कार्बन का है तो ये भी कार्बन का होना चाहिए, अगर ये OH है तो ये भी OH होना चाहिए, ये भी OH होना चाहिए। देखो कम से कम CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, वही क्या होता है आपका होमोलॉगस सीरीज। तो अगर यूँ देखें तो ये एक कार्बन है, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर 12, 12 2 14, ठीक है ना, तो 12 2 14। तो आप कह सकते हैं कि भाई 14 मास नंबर का डिफरेंस होगा, CH2 यूनिट का मतलब 14, ठीक है ना, 14। जैसे यहाँ पर देखो एक CH3 है, एक C2H5, दोनों में डिफरेंस कितना है, CH2 का, इसमें भी डिफरेंस कितना है, CH2 का। तो ये होमोलॉगस सीरीज होती है, ठीक है ना, ये चीज़। नॉमेनक्लेचर में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आइए नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। देखो आपको ध्यान क्या देना, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर क्लोरीन आएगा या ब्रोमीन, 2 ही चीज़ है, अगर क्रोमीन या ब्रोमीन आएगा, नाम में पहले ही उनका नाम जोड़ दो। समझना कितने कार्बन है, 3। कैसे तरीका लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, समझना मेरी बात। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। क्या सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, मतलब एन, प्रोपेन बन गया। क्लोरीन है, क्लोरीन तो क्लोरोप्रोपेन, भाई क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा पहले होगा, बाकी सब में देख लो, बाकी सब में बाद में होगा। देखो 3 कार्बन को प्रोप, एन का मतलब एन, और सफिक्स एल्कोहल क्या होता था, ओल, तो देखो प्रोपेनॉल। अब कोई सर ई गायब हो गया, तो हमें ऐसे ही करना है अपने सिलेबस में। देखो जितने भी वावेल आ रहे हैं, देखो OL AL 1 ओइक, तो सबके आगे क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या हटा देंगे, यहाँ का जो ई था वो हटा देंगे, ठीक। प्रोपेनॉल या प्रोपेनल, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, यही है। यानी सबसे पहले हमने क्या लिखा, कार्बन का नंबर लिखा, प्रोप, उसके बाद सिंगल बॉन्ड लिखा, एन, प्रोपेन, उसके बाद लगा दिया 1 L जो भी सफिक्स है वो लगा दिया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंबशन रिएक्शन पे आते हैं। कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, O2 के प्रेजेंस में जलाना, C+O2 CO2, हीट और लाइट निकलेगी। अगर मान लो कोई आपका कार्बन वाला दिया तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। कार्बन है, अगर कार्बन से CO2 बना लो, हाइड्रोजन से H2O बना लो, बस बात खत्म। कार्बन से CO2 बना लो, हाइड्रोजन से H2O बना लो। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है नहीं तो H2O नहीं बन रहा है, सिंपल सी बात है ना। बाकी एक बार यहाँ देख लीजिए, जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं और अनसैचुरेटेड वाले येलो फ्लेम देते हैं ब्लैक स्मोक के साथ, ठीक है ना। ये चीज़ आपको खाली ध्यान देनी है, ठीक, ये चीज़। उसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सिंपल मतलब क्या होता है, देखो एल्कोहल से एसिड बना रहे हो, अपने सिलेबस में यही होता है। हालांकि एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कीटोन बनता है, फिर एसिड बनता है, लेकिन अपने यहाँ ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तेज़ वाला लिया है। तो पोटेशियम एक तो परमैंगनेट लिया है, एक तो डाइक्रोमेट लिया है, ठीक है ना। ये K2Cr2 डाइक्रोमेट और परमैंगनेट। तो एल्कोहल से एसिड, सिंपल कहानी क्या है, 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ पर बस OH था, यहाँ पर एसिड बन गई, यही चीज़। और इसे क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, देखो एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीडाइज तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में देखो ऐड हो रहा है भाई, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तो निकिल और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में ये होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है ये हेल्थ के लिए, कि ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो क्या होती है, कुकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो
देखो CH4 और Cl2 सब्स्टिट्यूशन का मतलब हाइड्रोजन को हटाओ क्लोरीन को जोड़ो। भाई हाइड्रोजन को हटाया क्लोरीन को जोड़ो। एक बार और कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को हटाओ एक और क्लोरीन जोड़ो, एक बार और किया जा सकता है। तो ये चीज़ अपनी हो गई पूरी, ठीक है ना। अगला लास्ट चीज़ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आपको ध्यान देना है दोनों में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। आइए देखते हैं एथेनॉल क्या होता है। ये आपका पूरा फार्मूला यहाँ से आप देख सकते हैं। सॉल्यूबल होता है, एल्कोहल क्या नाम है, इंग्रेडिएंट होता है। अगर कोई पी लेता है प्योर वाला तो उसको लीदल हो सकता है, बीमारी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। रिएक्शन में कौन कौन से कई बार आया, देखो हल्का सा एसिडिक होता है, हल्का सा कैरेक्टर होता है, एसिड नहीं होता, एसिडिक कैरेक्टर होता है। देखो मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिडिक कैरेक्टर, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आया है। तो साल्ट प्लस ये डायरेक्ट रखना है, भाई ये मेटल है, ये आपका हल्का सा एसिडिक है, तो साल्ट बन गया साल्ट, और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। साल्ट कैसे बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और Na को जोड़ दो, O माइनस Na+, ये हाइड्रोजन आपकी निकल गई। अगली चीज़ क्या है यहाँ पर देखो, हॉट कंसनट्रेट H2SO4। तो जो कंसनट्रेट H2SO4 होता है, हॉट गर्म है तो पानी निकाल देगा, भाई गर्म है तो पानी को जला देगा। तो यहाँ से देखो क्या OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, भाई यहाँ से OH निकलेगा, पानी में क्या H2O होता है, तो यहाँ से OH यहाँ से H, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखो ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड क्या होता है, अपना मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये सॉल्वेंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका ये एसिड नहीं होता, ये वीक एसिड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये हल्का सा, अच्छा ये क्या होता है आपका, ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहा जाता है। रीजन पूछा जा सकता है, क्यों, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर, इसे क्या कहते हैं, विनेगर बोलते हैं, जिसे प्रिजर्वेटिव में काम आते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप एसिड और अल्कोहल, भाई एसिड को और अल्कोहल को जब आप क्या करते हो, ऐड करते हो, तो क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। यानी पानी निकाल दो, पानी कैसे निकालोगे ध्यान से देखना, यहाँ से आप OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, देखो एक से H निकाल दो, एक से OH निकाल दो, बस सीधा जोड़ दो, ये क्या बन गया, ईस्टर बन गया। सिंपल जुगाड़ है ना। और अच्छा इसको बैक करना है, ईस्टर को बैक करना है, आगे देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल वगैरह में ये चीज़ आपका वेजिटेबल ऑयल, अगर आपकी चीज़ें कुछ चीज़ें स्वीट स्मेलिंग होता है, स्वीट ईस्टर स्वीट स्मेलिंग होता है, ठीक है ना, परफ्यूम वगैरह में यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आपका है। और अगली चीज़ क्या है आपका, देखो अगर यही ईस्टर है, देखो यही ईस्टर आपका है, इसमें मान लो एल्कलाई या बेस डाल दे रहे हो, तो फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्कोहल में और एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अगला क्वेश्चन, दोनों को डिफरेंस कैसे करोगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कि आप एल्कोहल को और एसिड को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो। तो हम ये कहेंगे भाई देखो मेटल कार्बोनेट होता है, एसिड के साथ, एसिड वाले चैप्टर में एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करता है, एक साल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस और H2O बनाता है और CO2। देखो हाइड्रोजन से H2O बना लो और कार्बन से CO2 बना लो, बन गया। लेकिन जो आपका एल्कोहल होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, तो ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एल्कोहल एसिड नहीं होता है तो इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा, और इसके साथ एसिड रिएक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, ऑकरेंस ऑफ द मेटल। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है आपका, सबसे पहली चीज़ तो है ये आपका मिनरल क्या होता है ना। तो जो भी अर्थ क्रस्ट के नीचे, जो भी अर्थ क्रस्ट के नीचे एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं नेचुरली, उसे क्या कहते हैं, अपना मिनरल कहते हैं। अब उसमें से क्या होता है आपका, बहुत परसेंटेज में किसी ओर में, किसी भी मिनरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में क्या होता है, मेटल होता है, तो उसे क्या कहेंगे, ओर कहते हैं ना। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको दी और एक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर, इसके ये चीज़ आपका देखो, इतने जो होते हैं ना, ये ऊपर वाले ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, भाई ऊपर वाले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। बीच वाले जो होते हैं वो कार्बन से रिडक्शन करवाया जाता है, एकदम नीचे वाले एकदम फ्री होते हैं, किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए इनको नेटिव स्टेट में रखा जाता है, ये ऐसे ही होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या है, 3 टाइप की अभी आई, जो बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस पानी के अंदर, और प्योर मेटल मिल गया। अब सॉरी, ये मेटल आपका मीडियम रिएक्टिविटी का है, इससे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कार्बोनेट और सल्फाइड और, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। तो जो कार्बोनेट और होगी उसका कैल्सिनेशन करवाएंगे, जो सल्फाइड और की होगी उसका रोस्टिंग करवाएंगे, ठीक है ना, वो रोस्टिंग करवाएंगे। यहाँ एक बार ये आप पढ़ सकते हैं कि ना, ये आपका ये चीज़, ये एक कार्बोनेट होती है, ये आपका ऑक्साइड में, सल्फाइड में, कार्बोनेट और में पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, चाहे कैल्सिनेशन करवाओ चाहे रोस्टिंग करवाओ, आप बनना क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, उसका रिडक्शन करवाएंगे। भाई देखो ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल, उसको प्योरीफाई कर लेंगे। और लास्ट वाला क्या होता है, लो रिएक्टिविटी, सल्फाइड और वाले होते हैं लो रिएक्टिविटी वाले, तो रोस्टिंग करवा देंगे सल्फाइड और ही क्या होती है, रोस्टिंग, तो मेटल मिलेगा उसका रिफाइन कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। देखो ये Hg क्या होता है, बहुत नीचे होता है, Hg को क्या करोगे, Hg सल्फाइड के साथ है, हल्का सा क्या है, रोस्टिंग ना, रोस्टिंग में ऑक्सीजन क्या होता है, देखो समझना, कार्बोनेट कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर दो, यानी ऑक्सीजन को ना दो, ऑक्सीजन को ना दो, ठीक है ना।
और लेकिन रोस्टिंग में देखो Hg रोस्टिंग होगी, इसकी सल्फाइड हो रहा है, सल्फाइड की रोस्टिंग होती है यानी ऑक्सीजन देते हैं, इसमें कन्वर्ट होता है पहले ऑक्साइड में, ऑक्साइड को हीट कर देते हैं तो ये मेटल मिल जाता है, सिंपल। ऐसे ही कार्बन करते हैं। कार्बन का जब करते हैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी होती है कार्बन वाले में, कि जब आप कार्बन का करते हो तो कार्बन में दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक, यानी ऑक्साइड और सल्फाइड एक साथ होती है, पहले अलग नहीं हो पाती, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, ये चीज़। और एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि एग्जाम्पल सीना बार, जो ओर ऑफ मरकरी HgS होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीना बार बोलते हैं, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं, तो एक बार खाली आप यहाँ से देख सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सल्फाइड ओर की क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं। कार्बोनेट ओर को देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, ऑक्सीजन को कैंसिल कर दिया, कैल्सिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईली रिएक्टिव। अगली चीज़ क्या आती है, इस रिएक्शन को आपको याद रखना है, MnO2 वाली, ये चीज़ मैग्नीज डाइऑक्साइड वाली, ये आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये बीच में क्या, ये रिएक्शन आपको याद रख लो, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगला क्वेश्चन ये यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन कि थर्मल प्रोसेस में आपको क्यों यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम वगैरह क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये थर्माइड प्रोसेस में एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ आते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं होती है, इसमें ये चीज़ होती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आप कार्बन से क्यों नहीं इसको रिड्यूस करवा सकते हैं, तो हम ये कहेंगे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव अगर ज़्यादा है तो हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की तरफ इसका ज़्यादा लगाव है, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा लगाव है, कार्बन की तरफ नहीं है, तो कार्बन से रिड्यूस नहीं करेंगे, इसलिए इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का फिगर आपको बनाने को आ जाए तो क्या करेंगे, कैथोड होता है, एक एनोड होता है, देखो कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो अगर एनोड पॉजिटिव है यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, ये निगेटिव है तो निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, ठीक है ना। अगर ये आप ध्यान देख सकते हो, अगर ये सारी चीज़ें इम्प्योरिटी एनोड मड जिसे कहा जाता है, इम्प्योरिटी एनोड मड कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एक बार पढ़ लो, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो क्लोरीन माइनस में से क्लोरीन जीरो में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ तो Na प्लस से Na में गया, तो एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ कैसे ध्यान दे सकते हैं, देखो एनोड पॉजिटिव होता है तो एनोड पे क्या आएगा, निगेटिव वाला आएगा, तो NaCl में से निगेटिव कौन है, Cl माइनस, तो Cl माइनस एनोड पे आता है, और एनोड पे जो भी आता है उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, यहाँ पर देखो माइनस में है, यहाँ अकेला मतलब जीरो में है, और ये +1 में है, और +1 से जीरो यानी रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। कोरिजन को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, कोरिजन में, और कोरिजन के बाद आपका एलॉय, तो एलॉय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलॉय क्या होता है, मेटल प्लस मेटल को मिला दो या मेटल प्लस नॉन मेटल को मिला दो, तो एलॉय में चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कुछ चीज़ें एलॉय की यहाँ पर दी हुई हैं, एलॉय का नीचे देखा, अमलगम, अमलगम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है, अमलगम, ब्रास, अमलगम में क्या होता है, मरकरी के साथ कोई मेटल मिला तो वो अमलगम हो जाता है, ठीक है ना। और ब्रास क्या होता है, एलॉय ऑफ कॉपर होता है, देखो कॉपर और जिंक का, और ब्रोंज क्या हो, देखो आपका ये ब्रास एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अब ब्रोंज क्या होता है, कॉपर और एसएन का होता है, दोनों में कॉपर सेम है, ये भी पूछा जा सकता है भाई दोनों में सेम क्या है, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ये ध्यान देना है, ठीक। आगे चीज़ें नहीं, कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, इक्वारेजिया वाला देख लो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वारेजिया ना, तो इक्वारेजिया में क्या होता है, फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव, इक्वारेजिया में ये चीज़ होती है गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए, आउटर लेयर क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो इनर की जो शाइनी लेयर होती है वो आ जाती है, तो हमें क्या लगता है कि हमारा चमकदार हो गया है, जबकि ऑर्नामेंटल जो भी होगा भाई बाहर की लेयर निकल गई है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वेट कम हुआ होगा। कापर और CO2 को जब मॉइस्ट एयर में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो कापर कार्बोनेट बनता है, कापर कार्बोनेट बनेगा, तो कापर कार्बोनेट ग्रीन लेयर का होता है, जो मेटल की सरफेस को क्या होता है, शाइनी थी, चमक रही थी, वो हट जाती है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये बेस है कापर कार्बोनेट क्या होता है, एक आपका यहाँ पर हम एसिड होता है, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या कर लेंगे, बेस लाएंगे, ठीक है ना, सॉरी एक गलती हो गई मुझसे, कापर कार्बोनेट जो अपना होगा, कार्बोनेट हो ना, कार्बोनेट, तो H2CO3 क्या होता है, वीक एसिड होता है, तो इसकी वजह से ये जो पूरा साल्ट बनेगा ये आपका क्या बनेगा, हल्का बेसिक, ठीक है ना, और इसकी वजह से हम लोग क्या लेकर आएंगे, एसिड लेकर आएंगे जो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और लेयर को डिसॉल्व कर देगा, तो हमें एक चमकदार लेयर मिल जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी तो मैंने पहले ही बता रखी हैं, और रिएक्टिविटी सीरीज़ तो आपको ध्यान ही रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज़ तो खैर सबको पता ही है क्या चीज़ होती क्या नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाने चलता हूँ। एक तो आपको लास्ट टाइम पे ये ध्यान रखना है, एलिमेंट मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, भाई मेटल जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं और ये नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो देखो मेटल ने इलेक्ट्रॉन को देकर पॉजिटिव बनाया तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उसने निगेटिव। अगली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान देनी है, देखो इतनी चीज़ें ये आप रट सकते हो और इस चीज़ को आप जो है घोल के पी सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से जरूर फ्रेम होगा, ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है ना। सबका मेटल और नॉन मेटल में कंपैरिजन, भाई मेटल का होता है सॉलिड होता है लेकिन कुछ लिक्विड होते हैं, जैसे मरकरी हार्डनेस ये हार्ड होता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, लीना का, ये अगर कोई भी ऑप्शन में आएगा ये जरूर आएगा, देखो लीना का,
हैं ये सॉफ्ट होते हैं। अगर ये सॉफ्ट होते हैं, लस्टर में सब चमकते हैं, ये सारी चीज़ें, तो एक बार इसको रीड आप ज़रूर कर लेना, बताने से कोई सेम चीज़ है, ज़रूर रीड कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फ्रेम होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं मैलेबिलिटी डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल को आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टिलिटी मतलब तार में। तो गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, मैलिएबल होता है और डक्टाइल भी होता है, ठीक, ये चीज़ है। और इलास्टिक, ये चीज़ आप देख सकते हो। उसमें थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड में अगर हीट चली जाए, थर्मल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्ट करते हैं। तो बेस्ट कौन होता है मेटल में, सिल्वर होता है, पुअर Hg होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सोनोरिटी का मतलब साउंड प्रोड्यूस करना, तो हम लोग बेल इसीलिए बनाते हैं, ठीक है ना। और नॉन मेटल, ये क्वेश्चन जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो कार्बन। तो एक बार खाली आप इसको रीड कर लीजिएगा, रोक कर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगली चीज़ आते हैं रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट में डाला भी था। होता क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो ये आपका मेटल और ऑक्सीजन है, पहले क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक होता है। एक और पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कलाई बन जाएगा। रेड लिटमस से क्या बन जाएगा आपका, ठीक है ना, ये रेड लिटमस से ब्लू बन जाएगा कर सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिएक्शन कितना डिपेंड करेगी भाई रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दोनों ध्यान से देखिएगा, ये Li, K और Na, ये तीनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर रिएक्टिव ज़्यादा होंगे तो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करेंगे। तो फायर अक्सर क्या होते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, फायर। और अगर फायर कैच कर लिए तो इसको इसीलिए केरोसिन ऑयल में कर रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। Mg वाला उतना रिएक्ट नहीं होता है, तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। और जैसे ही आपने हीट दिया तो ये हो गया व्हाइट पाउडर के फॉर्म में हो गया। तो अब ये फिर से क्या बना लेगा, ये क्वेश्चन है। Mg जो होता है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम आपका देता है। कापर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, कापर ब्लैक, CO2 ब्लैक, बहुत ज़्यादा। और ये लोग ऐसे होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं ना, इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे अपने सिलेबस में Zn और एल्युमिनियम होता है जो एम्फोटेरिक होते हैं, इसको याद रखना। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। देखो Zn क्या है, Zn अगर नीचे वाला होता है, कम रिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हीट दोगे तो रिएक्ट करने लग जाएगा ना। यानी रिएक्टिविटी आप देख सकते हैं कि भाई जितना मेटल ज़्यादा है, देखो ये अपना है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसे रूम टेम्परेचर पे हीट कर लेते हैं। इसको थोड़ा हीट देनी पड़ती है, इसमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसमें लंबे समय तक हीट देनी पड़ती है, और ये लोग रिएक्ट करते नहीं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर ये लोग ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आयरन बर्न नहीं करता है, लेकिन आयरन की फिलिंग का मतलब आयरन को पतले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे, क्यों करने लगता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर एरिया बढ़ जाएगा रिएक्शन का बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज हो जाता है। कापर बर्न नहीं करता है, लेकिन हॉट कॉपर जो है इसको बर्न कर लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपकी। इसी तरीके से वाटर के साथ, तो वाटर के साथ भी एक बार देखिएगा सेम तरीके से होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ठंडे वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा गर्म पानी देना पड़ता है, और जो एकदम नहीं होते उनको बहुत ज़्यादा। तो एक बार खाली मेरी समझ से एक बार आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा, एक बार मैं इसको रोक के आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ वही कहानी है। ये लोग ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेते हैं, ये हॉट वाटर से, और ये स्टीम से, और ये लोग तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। डाइल्यूट एसिड वाला केस क्या होता है, सबको पता ही होगा भाई। मेटल और एसिड डालेंगे तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। एसिड बेस में ये चीज़ हम लोग कवर देख ही लेंगे पूरा का पूरा, ये चीज़ सेम चीज़ है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा खत्म। एक्वा रेजे के बारे में एक चीज़, अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ H2 नहीं देते हैं। रीज़न क्या होता है, वो H2 को कन्वर्ट कर देता है H2O में। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं करते हैं, लेकिन Mg और Mn ये आपका देते हैं ना, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इक्वा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वा रेजे क्या होता है आप देख सकते हैं, इक्वा रेजे कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट HCl ना, ये चीज़ किसको डिजोल्व करने के लिए होता है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व करने के लिए होता है। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। एक बार रिएक्टिविटी सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है, यानी टॉप पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है बॉटम पे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही चीज़ देखेंगे, वह जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कम वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे देखो Zn और FeSO4, वो Zn कहाँ पर आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, Zn यहाँ आता है ऊपर, Fe से तो ऊपर आता है, यानी Fe को हटा देगा। देखो SO4 को, तो अपने साथ क्या ले जाएगा, SO4 को, तो Zn SO4 बन गया, Fe को किनारे कर दिया। Fe और कॉपर में Fe वाला ऊपर होता है, तो Fe कॉपर वाले को हटा देगा, तो अपना बैठ जाएगा। और AgNO3 कॉपर में देख लो, तो AgNO3 Ag नीचे होता है तो कॉपर वाला हटा देगा। लेकिन अगर Ag और कॉपर में आपको दिया जाए नाइट्रेट, ऐसे दिया जाए ना कि Ag और कॉपर, तो कॉपर नीचे होता है, आप देख सकते हैं कॉपर क्या होता है, सॉरी यानी Ag ना,
कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर Ag को हटा देगा, अपने साथ लेके चला जाएगा, लेकिन अगर Ag है तो वो कॉपर को नहीं हटा पाएगा। इतनी चीज़ आप याद रख लीजिएगा, आपका सारा खेल हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। बस उतनी ही काम की है। उसके बाद एसिड बेस में जो काम की चीज़ें हैं एक बार जल्दी से देख लीजिए। एसिड बेस में देखो, एसिड क्या देता है H+, बेस OH-। एसिड क्या करता है, रेड कलर, ब्लू से रेड करता है, और ये करता है रेड से ब्लू, तो बेस ब्लू करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। गुड कंडक्टर होते ही हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड देख लीजिए, रिएक्शन आप देख लीजिए, रिएक्शन और ये चीज़ आप देख लीजिए, ये वाला एल्कलाई। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हमने बोला एल्कलाई बोल दिया, ठीक। सारे बेस ऐसे नहीं होते, कुछ बेस ऐसे होते हैं, ठीक। ये आप रिएक्शन को देख लो कि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट हमने देखा था, साल्ट CO2 और H2O, एसिड बेस साल्ट बनते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। ये रिएक्शन आप देख लो एक बार, नज़र फेर लो इनके ऊपर, रिएक्शन के ऊपर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और बाकी रिएक्शन वही सेम चीज़ें देख लो, एसिड और मेटल साल्ट देते हैं, देखो Mg और HCl, तो क्या बन जाएगा MgCl2 और H2 गैस, सब में वही कहानी है, सब में वही कहानी। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं रोक के कह सकता हूँ आपको। मेटल कार्बोनेट क्या होता है जब रिएक्ट करता है, एक तो साल्ट देता है CO2 गैस H2O, तो जो CO2 गैस होती है टेस्ट कैसे करते हैं, लाइम वाटर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइम वाटर COH2 लेकर आए, क्या बना, CO2 गैस है, CaCO3 बना, जो वाइट पीपेटी होती है लाइम स्टोन में, इन सब चीज़ों में होती है। थोड़ा सा और हम CO2 पास कराएंगे, कैसा बन जाएगा, सॉल्यूबल इन वाटर, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि क्लियर सॉल्यूशन होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा डालेंगे तो CO3 बन जाएगा, ज़्यादा डालेंगे तो कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये हम इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, CO2 जो होती है अपनी, यहाँ पर देखो, CO2 जो गैस होती है आग को बुझाने में काम करती है, जलाने में तो O2 और बुझाने में CO2 गैस काम करती है। तो इतनी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आप रिएक्शन वहाँ देख ही चुके हो। एसिड का कोरोसिव नेचर होता है, एक बार इसको देख लो। हाँ, एसिड का कोरोसिव नेचर होता है, जलाने कर खाक कर देता है। अगला टॉपिक, एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है भाई, जाहिर सी बात, दोनों आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड H+ देता है, बेस OH- देता है, दोनों ही क्या होते हैं, आयल। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ग्लूकोज और अल्कोहल। देखो ग्लूकोज और अल्कोहल को आप देखोगे तो ग्लूकोज और अल्कोहल क्या है, H+ नहीं दे पाते। हालांकि H इनके अंदर होता है, H इनके अंदर होता है, लेकिन H+ नहीं दे पाते। इसका मतलब ऑल एसिड कंटेंट, सबके एसिड के पास H होता है, लेकिन जिसके पास हाइड्रोजन हो वो एसिड नहीं होता। देख लो इनके पास क्या हाइड्रोजन है, लेकिन एसिड नहीं, क्यों, H+ नहीं दे पाते। HCl को देखो भाई, HCl अगर वाटर नहीं डालोगे तो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप वाटर, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक नाव है, नाव पानी में रहेगी तभी चलेगी। इसी तरीके से जो एसिड या बेस होंगे वो पानी में डालोगे तभी एसिड हो जाएंगे, तभी टूट पाएंगे। ड्राई वाला नहीं देता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। और इक्वस सॉल्यूशन देखो भाई, कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, तो हम ये कहेंगे पानी के अंदर जो आयन प्रोड्यूस करेगा, एसिड आयन देता है, बेस आयन देता है, सॉल्ट आयन देता है, लेकिन ग्लूकोज आयन नहीं देता, कंडक्ट नहीं कराएगा। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयन नहीं होता, कंडक्ट नहीं कराएगा। रेन वाटर के अंदर हल्का सा एसिडिक कैरेक्टर होता है, आयन होता है, कंडक्ट कराएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। अगली चीज़ इंडिकेटर, तो इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिकेटर एक बार देख लीजिए, और जो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट हो, देखो 3 टाइप के होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, और सिंथेटिक में मेथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन। कलर यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है आपको यही देना, ऑल्फैक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पीएच स्केल की तरफ आते हैं। पीएच स्केल में भी कोई खास बात है नहीं। पीएच स्केल में तो सिंपल सी कहानी, हम क्या कहेंगे, पीएच देखो, ये पीएच है ना, ये आपका 0 है, 7 है, 14 है। जाहिर सी बात है, देखो 7 से 0 तक की तरफ जाएंगे, 7 से जब इधर जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा भाई, एसिड बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा तो OH क्या कम होगा, इधर से इधर जाएंगे तो बेस बढ़ेगा, तो बेस बढ़ेगा तो OH- क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक बार रोक के आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ कुछ चीज़ों को आप याद रख लीजिए। गैस्ट्रिक जूस 1.2, लेमन जूस 2.2, प्योर का इतना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH इसका 10 होता है, NaOH का तो 14 होता है। इतनी चीज़ें ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब वही अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर होते हैं। देखो ये जो पीएच होता था, ये कह रहा था भाई ये 7 वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे एसिड होंगे, लेकिन कौन कितना स्ट्रॉन्ग है हमको नहीं पता, हम लेकर आए यहाँ पर आप कलर को ध्यान देंगे भाई, 0 का मतलब रेड होता है, 4 का ऑरेंज, 7 का येलो या ग्रीन होता है ये, और 10 का ब्लू और 14 का वायलेट। तो भाई अलग अलग कलर पे अलग अलग का जो है पीएच पे अलग अलग कलर बताएगा, तो हम इससे जान जाएंगे कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। पीएच इंपॉर्टेंस एक बार रीड करिएगा, खाली एक बार आपको रीड कर लेना है पीएच इंपॉर्टेंस को। ध्यान क्या देना है, ये वाला टूथ डीके वाला ध्यान देना है। भाई शुगर क्या होता है, माउथ के अंदर शुगर होती है, तो वो धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको एसिड बना देते हैं। तो एसिड को खत्म करने के लिए हमको बेस लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने माउथ के तो धोते रहो, बनने ही ना दो, या तो आप हल्का सा बेसिक ये ले आओ ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में देख लो आप, एंटासिड यूज़ करते हैं हम लोग। वही स्टमक में क्या हो जाता है, HCl ज़्यादा हो जाता है तो एंटासिड यूज़ करते हैं ना। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना। हनी बी वाले में भी वही सेम कहानी हनी बी में है, देख लो एक बार रीड करके आप देख सकते हो। साल्ट वाली कहानी क्या है, साल्ट में साल्ट कई टाइप के होते हैं। देखो नेचुरल कई टाइप के होते हैं, आप देख सकते हो आयनिक कंपाउंड होते हैं। देखो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। न्यूट्रल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है NaCl, ये
एसिडिक में क्या होता है भाई, एसिड स्ट्रांग होगा वीक बेस होगा। बेसिक में क्या होता है, स्ट्रांग बेस वीक एसिड। एक देख लेता हूँ आपको कैसे तोड़ा है हमने, देख लो। NaCl है, पानी तो रहा है, पानी में टूटेगा, तो NaCl में Na प्लस Cl माइनस, प्लस वाले को माइनस दो, Na को OH माइनस दो, NaOH स्ट्रांग होता है, H प्लस H दो, ये Cl माइनस H प्लस, अपोजिट आयन दो, H प्लस और Cl माइनस, HCl स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, न्यूट्रल हो जाएंगे तो न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला ये ले NH4Cl, चलो NH4 प्लस Cl माइनस। अगर आपको ना पता हो, किसी एक का पता, देखो Cl पर माइनस होता है, सबको पता है, अगर Cl पर माइनस है इस पर क्या हो जाएगा प्लस, तो NH4OH वीक बेस और ये स्ट्रांग एसिड। तो आप यहाँ से साल्ट पहचान सकते हैं कौन कैसा है ना। आप आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं हम लोग, थोड़ा कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट क्या होता है सबको, NaCl कैसा होता है, ये एक बार इसका प्रॉपर्टी देख लो। कास्टिक सोडा, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राइन सॉल्यूशन वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा बना कैसे, देखो NaCl जो आपने लिया था उसके अंदर वाटर डालो, क्या बन जाएगा NaOH, देखो Na प्लस OH, Cl2 गैस H2 गैस, तो इसे कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। देखो कैसे होता है, देखो क्लोरीन भी बनी, बेस भी बना, तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर में हम क्या करेंगे, देखो Cl2 गैस, यहीं से जो Cl2 गैस मिली है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे लेकर आएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका यूज़ आप देख लीजिएगा, यूज़ ज़रूर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगले आखिर लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा। एक बार पढ़िएगा, देखिए बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ये रिएक्शन डायरेक्ट याद रखना है आपको, बेकिंग सोडा डायरेक्ट आपको याद रखना है, बेकिंग सोडा को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। और इसी बेकिंग सोडा को, ये जो आपका बना है, देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो बी से बड़ा, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बड़ा कौन है, यहाँ बड़ा दिख रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है बड़ा, बी से बड़ा, बी से बेकिंग सोडा, बी से बेसिक, तो बेसिक भी होता है, बड़ा भी होता है, बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है इसको। और इसी को हीट कर दो भाई, यानी इसी को हीट कर दो तो ये मिल जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ ज़रूर देखना, क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, देखना ध्यान से। अगली चीज़ क्या आती है, देखो इसके अंदर Na2 जो आपका वाशिंग सोडा होता है, कार्बोनेट होता है, इसके अंदर क्या होता है 10H2O, जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 होता है तो डेका हाइड्रेट, ठीक है ना। इसके अंदर कोई वाटर नहीं है, तो वाटर नहीं, तो इसे हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडा ऐश। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की डायरेक्ट रिएक्शन को देख लीजिए, क्या होता है भाई, देखो CaSO4.2, तो Na2 हमने कैसे याद किया था Na2 यानी जिप्सम में 2H2O होता है, हीट करोगे तो 1.5 पानी निकल जाएगा, देखो 1.5 निकल गया है तो कितना बचा, आधा बचा है, इसे ही बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि ये, और ये पानी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब इसको ज़्यादा हीट कर दोगे तो पूरा पानी निकल जाएगा, तो पूरा पानी का मतलब एनहाइड्रस हो गया या डेड हो गया, डेड बर्न यानी पूरा जल गया ना। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हाफ H2O को अगर हम पूरा बनाना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1/2 2 हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ देख सकते हो क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो ना क्या होता है यहाँ पर, ठीक। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन एक बार पढ़ लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यानी इसको मॉइस्चर फ्री कंटेनर में क्यों यूज करते हैं, रीज़न ये होता है कि इसमें क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, बहुत कड़ा बन जाएगा, हमें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए। अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली देख लेते हैं। जो फ्रेश मिल्क होता है, फ्रेश मिल्क ना, उसके अंदर हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। रीज़न ये होता है कि pH ऑफ मिल्क 6 होता है, तो उसको एसिडिक बनने में जो pH क्या होता है, रेड्यूस होता है धीरे धीरे। तो अगर बेकिंग सोडा डाल देंगे तो क्या स्लाइटली एल्कलाइन होता है, तो एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेटल कट, तो मिल्क कर्ड में सेटल नहीं होगा। भाई अगर देखो कर्ड में सेटल होना है मतलब एसिड होना चाहिए, हल्का सा एसिड और कम होना चाहिए, pH और कम होना चाहिए, तो हमें pH को कम नहीं करना है, तो हम बेस डाल देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपका ध्यान देना है। तो इतना मेरी तरफ से हो गया है, बाकी पहले चैप्टर को आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। बेस्ट ऑफ द लक।